The question is, following are the extract from the balance sheet of Ma Limited as a 31st March 2000. यहाँ पर एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, राइट. पर्टिकुलर surplus that is balance in statement of P&L. Balance in statement of P&L 2017 प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस था 5 लाख. करंट ईयर में कितना बैलेंस है 10 लाख. देन डिविडेंड पेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that dividend payable means current liability. Dividend payable का मतलब क्या होता है, current liability. Additional information. Proposed dividend for the year ended 31st March 2017 and 18 are. Previous year का कितना है 4 lakh, current year का कितना है 5 lakh respectively. What we have to do? Prepare the note to show net profit before tax and extraordinary item. Net profit before tax and extraordinary item हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो हमने फॉर्मेट को स्टडी किया था, राइट. ये हमारा फॉर्मेट था. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होता है, क्लोजिंग माइनस होता है. क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर और ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर. तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 5 लाख. करंट ईयर का कितना है 10 लाख. कैन आई से दैट ये जो 10 लाख है ये हो गया क्लोजिंग, तो करंट ईयर का है. और ये जो प्रीवियस ईयर का है ये क्या हो गया ओपनिंग. ये क्या हो गया ओपनिंग, राइट. So what we will do here, we will write here profit for the क्या होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 10 और ओपनिंग कितना है 5. तो 10 लाख माइनस 5. 10 लाख minus 5, right. But we will have 10 lakh minus 5 lakh, that is 5. Then the next value is dividend payable. As I told you, dividend payable is the current liability. और अगर आप इस फॉर्मेट को देखो तो कहीं भी करंट लायबिलिटी नहीं है. तो करंट लायबिलिटी का कोई भी यूज नहीं होता है वर्किंग नोट में. करंट लायबिलिटी कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं भी कहीं पेबल लिखा हुआ डिविडेंड पेबल, ठीक है. देन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर. अब अगर प्रपोज डिविडेंड की हम बात करते हैं फॉर्मेट में, अगर हम फॉर्मेट में प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं तो प्रपोज डिविडेंड हमें लेना होता है प्रीवियस ईयर. प्रपोज डिविडेंड किसका लेना होता है प्रीवियस ईयर का. तो आप देखो, तो प्रीवियस ईयर 2017 इसका प्रपोज डिविडेंड कितना है 4 लाख. व्हाट वी विल राइट नाउ, हम इसमें ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड. कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर, राइट. दैट इज 4. Now after adding this, what we will have, 9. This is the final answer. That is net profit before tax and extraordinary item.
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये हमारा वर्किंग नोट इस तरह से, ठीक है। अभी क्वेश्चन और करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate net profit before tax and extraordinary items of Premier Sales Limited from its balance sheet as at 31st March 2018। तो आपका प्रीवियस ईयर है वो 2017 है और जो करंट ईयर है वो 2018। ये सारी वैल्यूज आपको दी है। ड्यूटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो अगर आप अपने फॉर्मेट को देखें, अगर हम अपने फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें फाइंड करना होता है, ये होता है हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो देखो यहाँ पर जो है आपका ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यही आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये जो गिवन है आपको 2 लाख और 1,45,000, यही आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हम किस तरह से लिखेंगे, नेट नेट प्रॉफिट फॉर द, अभी क्या होती है, क्लोजिंग माइनस होती है, क्लोजिंग माइनस। यहाँ पर जो क्लोजिंग ईयर है हमारा वो क्या है, हमारा करंट ईयर दैट इज 2 लाख 2018, और प्रीवियस ईयर क्या, 1,45,000। क्लोजिंग कितना हो गया हमारा, 2 लाख, और ओपनिंग कितना हो गया हमारा, 1,45,000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बट वी विल है 55, 55, राइट। इसके बाद फॉर्मेट में नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आप क्वेश्चन में देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व कहीं भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस है जो कि आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के साथ ही था। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होगा जनरल रिजर्व, तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट क्या आइटम होती है हमारे फॉर्मेट में, दैट इज प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और वो भी हमें क्या लेना होता है, प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड किसका लेना होता है हमें, प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, तो देखो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। तो पहले वाला वो प्रीवियस ईयर का है और हमें प्रीवियस ईयर का ही चाहिए। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है आपका, 50,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है हमारा, 50,000। प्रपोज प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर, और कितना ही है हमारा, 50, 50, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वन इज इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। You can see that interim dividend paid during the year was rupees 10,000. Was rupees 10,000. ये हमारा ऐड होगा, इसमें फिर हम क्या ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पे, इंटरिम
डिविडेंड पेड, दैट इज 10, दैट इज 10 के बाद फॉर्मेट में क्या होता है, नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी हमें किसका लेना होता है, करंट ईयर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो, यू कैन सी दैट प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है हमारा 2018 और इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000, कितनी है, 50,000। तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, कितना है, 50। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है जो हमारे फॉर्मेट में आती है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ऐसा कुछ भी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, विद प्रैक्टिस बस आपके माइंड में फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले क्या था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो क्वेश्चन में देखो कहाँ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, जो वैल्यू गिवन नहीं है उसको हम जीरो ले लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन नहीं है। फिर आता है प्रपोज डिविडेंड, और वो पी फॉर प्रपोज, पी फॉर प्रीवियस ईयर, ऐसे याद रखें। फिर इंटरिम डिविडेंड, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट में हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, इफ इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, then we will solve it, what we will have, ये आपका आंसर आ जाएगा 1,65,000, 1,65,000, that is net profit before tax and extraordinary item. This is the final answer of this question. Okay, इस तरह से आपको वर्किंग नोट निकालना। सबसे पहली चीज क्या होती है, दैट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे निकाला जाता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर करंट ईयर। फिर अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज, पी फॉर प्रीवियस ईयर। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो डिविडेंड जो है आपका वो प्रीवियस ईयर का होता है, इंटरिम डिविडेंड एज इट इज जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है वो आपको लिखना है। लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है आपका, टैक्स हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है। जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, करंट ईयर वाला टैक्स वो टैक्स होता है जो हम सेट असाइड करते हैं, जिसको हम टैक्स मेड कहते हैं। और अगर क्वेश्चन में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस गिवन है इफ एनी, तो उसको हम ऐड करते हैं, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन है तो हम उसको माइनस करते हैं। फाइनली वी विल गेट अवर आंसर, राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ तक हमने क्या सीखा, ये जो वर्किंग नोट है, फर्स्ट स्टेप है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसमें वर्किंग नोट से किस तरह से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अवर फॉर्मूला। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो किस तरह से वर्किंग नोट बनाया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने सीखा, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम इसमें आती है हमारी, दैट इज हम इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस के खर्चे नहीं है,
नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश पर जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का कैश पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, तो डेबिट साइड में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। प्रॉफिट कहता है कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस जिससे आपने मेरी वैल्यू कम की है। प्रॉफिट कह रहा है अपने ओनर को, बिजनेस कह रहा है अपने ओनर को कि ऐसे खर्चे जिनकी वजह से आपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है वो कम किया, हालांकि उसकी वजह से कैश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। स्टोरी बताई थी ना आपको कि जो ऑनर है और बिजनेस है, बिजनेस अपने ऑनर को आप बता रहा है कि एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट है। आप जो कह रहे हो कि इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे बंद कर देना चाहिए, तो बिजनेस अपने ऑनर को बता रहे हो कि आप गलत कह रहे हो, प्रॉफिट बहुत है लेकिन आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने आपको कितना प्रॉफिट कमा के दिया, तो बिजनेस अपने ऑनर को बता रहा है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस के खर्चे नहीं है वो आप ऐड करो, क्योंकि वो खर्चे आपने मेरे ऊपर नहीं दिए। और वो खर्चे जिनकी वजह से आपने मेरी वैल्यू को तो कम किया लेकिन कैश पर उनका कोई असर नहीं हुआ है, उनको भी आप ऐड करें, जैसे कि डेप्रिसिएशन। राइट। अब ऐसे कौन से खर्चे होते हैं, ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? इसमें सबसे पहले आता है आपका, तो पहले आप लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। भाई जो भी हम बिजनेस में लोन वगैरह लिया जाता है, उसको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये क्या है आपका? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। राइट। देन डेप्रिसिएशन, ये भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। राइट। नॉन कैश एक्सपेंसेस, आई वांट से नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन का कैश पर कोई असर नहीं होता। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न, ये भी क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि गुडविल। मान लो प्रीवियस ईयर में जो गुडविल की वैल्यू थी वो थी 40,000, तो करंट ईयर में जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी होगी? वो हो गया 30,000। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये जो, और गुडविल का होता है इंटेंजिबल एसेट। जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसी को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट रिटर्न। गुडविल की वैल्यू कम होने से कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। बिजनेस क्या कह रहा है कि कैश पर कोई असर नहीं हुआ, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन आपने खामखा मेरी जो वैल्यू, मेरे प्रॉफिट की वैल्यू की वजह से क्या किया? कम किया। तो आप इसको बढ़ाओ, इसको ऐड किया जाता है इंटेंजिबल एसेट रिटर्न, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन ऑफ या रेफरेंस शेयर, राइट। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी तो वो हम, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या था, नॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने सीखा, राइट। देन हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, या ऐसे खर्चे जो बिजनेस के कैश को अफेक्ट नहीं करते। उसमें हमारा आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। भाई अगर आपने लोन ले रखा है, लोन पर इंटरेस्ट पे करो तो ये खर्चा बिजनेस का नहीं है। शेयर इशू करने पर जो खर्चा होता है, अंडरराइटर्स को पे किया जाता है, प्रमोटर्स को पे किया जाता है, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू किए जाते हैं, उसमें भी ये भी क्या आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो पब्लिक को डिबेंचर इशू किए जाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी एक एक्सपेंसिव है, एक ऐसा एक्सपेंसिव जो कैश को अफेक्ट नहीं करता, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस। इंटेंजिबल एसेट, राइट, और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अगर कम होती है तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट रिटर्न, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस। अगर आप किसी एसेट्स को बेचा आपने और उसमें आपको लॉस हुआ तो ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उस लॉस होने की वजह से आपका बिजनेस से जो पैसा वो कम नहीं हुआ। जैसे आपके पास मशीन थी, इसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, लेकिन आपने इसको 8,000 में बेचा, तो 2,000 का लॉस हुआ, लेकिन 2,000 का ये जो लॉस हुआ है 2,000 आपके बिजनेस से नहीं जा रहा। और जब बिजनेस जो है, जब अपने डिबेंचर को रिडीम करता है, या कोई भी कंपनी जब अपने डिबेंचर को रिडीम करती है, वापस लेती है, तो जब उस पर जो प्रीमियम पे किया जाता है, या जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है और उस पर जो प्रीमियम पे किया जाता है, ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, राइट। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया ऐड क्या क्या आइटम होगी। अब हम देखते हैं कि लेस क्या क्या करते हैं। लेस हमें करना होता है अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, देखो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव जो है उसको हमने ऐड किया। जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस क्या कहता है, भाई ऐसी इनकम जो मेरी इनकम नहीं है, तो मैंने आपको कमा के नहीं दी है, तो बिजनेस की इनकम नहीं है, आप उनको माइनस करो, उनको आप क्या करो, माइनस करो। तो इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, इसमें आता है आपका गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। मीन्स अगर किसी फिक्स एसेट्स को बेच के हमें फायदा हो रहा है तो ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, राइट। देन रेंट रिसीव, जैसे रेंट आ रहा है, ये भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग। देन इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे। देन डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जैसे किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से डिविडेंड मिलता है, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। तो इन सभी को माइनस, ठीक है, इन सभी आइटम्स को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम, हाँ, ठीक है। और इसके बाद
हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल, राइट। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्किंग नोट के थ्रू निकाला, ठीक है। वर्किंग नोट में कितनी आइटम्स आती है, 7 आइटम्स। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L होती है आपकी, उसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इसको निकाला जाता है। इसमें क्या ऐड किया जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो जनरल रिजर्व होता है वो हम इसमें ऐड करते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है उसको एज इट इज हम ले लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर का टैक्स पेड होता है वो इसमें ऐड किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन हो इफ एनी तो उसको हम ऐड करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको क्या करते हैं, माइनस। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद व्हाट वी विल गेट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो क्या क्या आता है, अगर किसी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। शेयर इशू करने पर जो खर्चा होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया जाता है, ये भी क्या आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस। किसी भी एसेट्स को बेच के अगर हमें लॉस हो रहा है तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है, वापस लेती है और उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। जब रिडीम किया जा रहा है तब प्रीमियम पे किया जा रहा है, या प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करते हैं हम प्रीमियम पे करते हैं तो इसको भी ऐड किया जाता है, बिकॉज ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। जैसे कि आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और आपको गेन हो, लेकिन ये आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपने लेस कर दिया। कहीं से आपके पास रेंट आ रहा है, अगेन दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आपने लेस कर दिया। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो लेस कर दिया। किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अभी जितनी भी आइटम आई है आपके पास, लाइक 1, 2 एंड 3, सबको ऐड करने के बाद व्हाट वी विल गेट, हमारे पास आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, एरो अप होने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि अगर करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन करंट। तो देखो करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि आपने कहीं से, लायबिलिटी होने का मतलब आपने कहीं से उधार लिया है, उधार लोगे तो कैश का इनफ्लो होगा तो ऐड करो। करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब क्या, कि आपने एसेट्स को सेल किए, ठीक है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होने का मतलब आपने उसको बेचा है।
ठीक है, तो वहां से भी क्या आ रहा है आपके पास, कैश आएगा। तो अगेन डिक्रीज इन करंट एसेट, तो इन दोनों ही चीजों में कैश का इनफ्लो हो रहा है, हमें कैश के फ्लो के हिसाब से ऐड और माइनस करना है। कैश का इनफ्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ, जो भी मान लो 1 आइटम 2 आइटम जो भी वैल्यू आएगी इनको ऐड करके फिर उसको हम यहाँ पे टोटल करके लिखते हैं। राइट, अब इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट करो, अगर ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है तो लेस क्या होगा, लेस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। यहाँ भी आपके पास 1 2 आइटम आएगी, 2 3 आइटम्स आएंगे। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। राइट, देन इसमें से हमें क्या लेस करना होता है, इसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड, टैक्स पेड का मतलब जो प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे किया गया। टैक्स पेड का मतलब कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, टैक्स पेड का मतलब प्रीवियस ईयर वाला। करंट ईयर वाला तो वर्किंग नोट में जाता है, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है उसको कहा जाता है टैक्स पेड, उसको हम लेस करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, लेस। राइट, और इसमें हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, अगर क्वेश्चन में कोई गिवन है। ठीक है, राइट, इसको माइनस कर दिया, इसको क्या कर दिया, राइट। अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में तो पैसा आउटफ्लो होगा ना, तो हम लेस करते हैं, क्या कर देते हैं हम, लेस करते हैं। राइट, और ये सब करने के बाद फाइनली वी गेट अवर आंसर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग। इसमें क्या होता है आपका, कि अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लिखेंगे फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे यूज। राइट, ये आपका फॉर्मेट है आपका पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्टेप नंबर 2, इसमें हम ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसका अपोजिट क्या होगा, लेस, दैट इज स्टेप नंबर 3। लेस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो सारी हम माइनस करते हैं। राइट, ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होने से पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। करंट एसेट तो करंट लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं तो क्या फर्क होता है, देखो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो करंट एसेट डिक्रीज होता है, तो हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, कैश का इनफ्लो, कैश का इनफ्लो। और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं, तो हम लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि इस केस में कैश का क्या होता है, राइट।
फिर इसके बाद क्या करना होता है हमें, जो हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स, टैक्स पेड, उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैश का इनफ्लो हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो हम लेस कर देंगे। ठीक है, फिर ये जितने भी आइटम्स हैं इन सबको सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके,